हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और आज के सेशन में अपन देखने जा रहे हैं सिक्वेंशियल सिस्टम के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। 6th यूनिट है ये चैप्टर की अपनी, और लास्ट यूनिट है। इससे पहले का जितना भी है वो अपन ने देख लिया है, और वो ज़रूर देख लेना आप, तभी जाके ये भी समझ में आएगा। इससे पहले जैसे अपन ने के मैप के बारे में देखा था, मिन टर्म मैक्स टर्म वगैरह के बारे में देखा था पहले, उससे के मैप वगैरह के बारे में देखा, कॉम्बिनेशनल सर्किट कैसे डिज़ाइन करते हैं उन सब के बारे में देखा, लॉजिक गेट्स वगैरह के बारे में भी देख लिया, नंबर सिस्टम वगैरह के बारे में भी देख लिया। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं आप, वहाँ पे सारे के सारे वीडियोज़ आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो सीक्वेंशियल सिस्टम को स्टार्ट करता हूँ, बट इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि पहले के वीडियो ज़रूर देख लेना, तभी आपके समझ में आएगा, अदरवाइज ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट सीक्वेंशियल सिस्टम। सीक्वेंशियल सिस्टम है क्या चीज़? अपन ने कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ा था, ठीक है, तो उसी का ही नेक्स्ट लेवल है सीक्वेंशियल सिस्टम। तो सबसे पहले अपन इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ sequential systems। सीक्वेंशियल सिस्टम है सीक्वेंशियल सर्किट। जैसे अपन ने एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाया था, कॉम्बिनेशनल के सर्किट के एग्जांपल जैसे हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर बनाए थे, डिकोडर, एनकोडर, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, तो अलग अलग टाइप के थे। तो कोई भी मान लो एक तरीके का अपने पास में कॉम्बिनेशनल सर्किट था। इसमें अपन क्या दे रहे थे, कोई इनपुट कॉम्बिनेशन दे रहे थे, ठीक है, और अपन को क्या मिल रहा था, कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट मिल रहा था। यहाँ पे क्या होगा, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर इनपुट था, कॉम्बिनेशनल सर्किट के जो भी अंदर लॉजिक डायग्राम था उसके साथ में उसका प्रोसेस हुआ और आउटपुट मिल गया अपन को। लेकिन इसमें क्या होगा, सीक्वेंशियल सर्किट में मान लो इसके साथ में एक मेमोरी एलिमेंट और लगाएंगे अपन, जो कि इस आउटपुट को सेव करेगा एक तरीके से, और इन आउटपुट को भी अपन इनपुट के रूप में यूज करेंगे। फीडबैक पाथ इसको कहेंगे अपन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में सिर्फ एक इनपुट था जिसको अपन एक तरीके से प्रेजेंटली दे रहे हैं, तो प्रेजेंट इनपुट बोलेंगे, और उसी टाइम पे एक आउटपुट आ रहा है जिसको बोलेंगे अपन प्रेजेंट आउटपुट बोलेंगे। लेकिन अब कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ में अपन एक मेमोरी एलिमेंट लगा दिया। मेमोरी एलिमेंट क्या करेगा, इस आउटपुट को एक तरीके से सेव करेगा, और इस आउटपुट को ये इनपुट के रूप में यूज करेगा नेक्स्ट इनपुट के लिए। यानी कि जब इस टाइम पे जब मैं इनपुट दे रहा हूँ कोई प्रेजेंट में, तो यहाँ पे मेरे पास में जो पास्ट में जो आउटपुट आया था वो भी एज ए इनपुट है। तो यहाँ पे यदि इसको प्रेजेंट इनपुट बोलेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा प्रीवियस इनपुट भी लेगा। यानी कि सीक्वेंशियल सर्किट में कॉम्बिनेशनल सर्किट से अलग क्या है, इसके अंदर एक मेमोरी एलिमेंट भी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये लाइन लिख लो कि बाइनरी डाटा स्टोर्ड इन बाइनरी डाटा, लॉजिक सर्किट पढ़ रहे हैं तो बाइनरी के ऊपर ही होगा सारा काम। बाइनरी डाटा स्टोर्ड इन द मेमोरी एलिमेंट इज नोन एज स्टेट ऑफ मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, बाइनरी डाटा जो होगा वो मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, और वो मेमोरी के अंदर जो होगा, जो स्टोर होगा, उसे अपन उस की स्टेट कहेंगे, ठीक है। कैसे स्टेट कहेंगे, प्रीवियस स्टेट, जैसे अभी मैंने बताया प्रेजेंट में मैं इनपुट दे रहा हूँ, तो उससे पहले की जो स्टेट है उसको क्या कहेंगे, प्रीवियस स्टेट, और उसको Qn-1 से डिनोट करेंगे। प्रेजेंट स्टेट
प्रेजेंट स्टेट है तो उसको किससे नोट शो करेंगे, नोटेशन होगा क्यू एन। और यदि नेक्स्ट स्टेट के बारे में मैं बात करूं तो नेक्स्ट स्टेट जो होगी उसको किससे शो करेंगे अपन, क्यू एन प्लस वन से शो करेंगे। ठीक है, तो तीन तरह की मेमोरी एलिमेंट की स्टेट हो गई है कि ये प्रीवियस स्टेट की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट स्टेट की बात कर रहे हैं या नेक्स्ट जो फ्यूचर की स्टेट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, नेक्स्ट स्टेट। अब जो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। टाइप ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट, हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, तो दो तरह के कौन कौन से होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट और एक होता है एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, तो सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। सिंक्रोनाइजेशन का बेसिक मतलब तो आपको पता ही होगा। सिंक्रोनाइजेशन का बेसिक मतलब होता है कि एक साथ होना, कोई भी काम एक साथ होना, एक साथ चलना, उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। वहीं से इसकी डेफिनेशन निकल के आएगी इस सिक्वेंशियल सर्किट की। यदि जितने के जितने मेमोरी एलिमेंट है, ठीक है, अभी तो जैसे मैंने कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ एक मेमोरी एलिमेंट लगा के दिखाया, एक से ज़्यादा भी मेमोरी एलिमेंट होते हैं, तो यदि सभी मेमोरी एलिमेंट को एक साथ एक ही सिग्नल के साथ में ट्रिगर किया जाए, ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा। एक बार डेफिनेशन लिख लो, जब अपन इसको प्रैक्टिकली अपन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करेंगे या इसके लॉजिक सर्किट वगैरह बनाएंगे तब सब समझ में आ जाएगा कि यदि मेमोरी एलिमेंट, जितने भी मेमोरी एलिमेंट हैं उनको एक साथ ट्रिगर किया जाए एक कॉमन एक्टिवेटिंग सिग्नल के द्वारा, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। सिंक्रोनस मतलब एक साथ, यानी कि एक साथ सभी के सभी मेमोरी एलिमेंट ट्रिगर होने चाहिए और एक ही तरीके का एक्टिवेटिंग सिग्नल होगा। तो इसके अंदर डेफिनेशन लिख लो, ऑल द मेमोरी एलिमेंट्स are activated or triggered simultaneously by a common activating signal known as the clock pulse। यानी कि जितने भी मेमोरी एलिमेंट है उनको एक एक्टिवेटिंग सिग्नल होगा जिसके द्वारा एक्टिवेट किया जाएगा एक साथ, और उस एक्टिवेटिंग सिग्नल को क्या बोलते हैं अपन, क्लॉक पल्स। एक्टिवेटिंग सिग्नल को यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है क्लॉक पल्स। एक क्लॉक पल्स देंगे और उससे जो अपना मेमोरी एलिमेंट है वो एक्टिव हो जाएगा। दूसरा तरीके का कौन सा होता है, एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। इसमें पता समझ में आ गया होगा, एसिंक्रोनस का मतलब होता है एक साथ नहीं होना, यानी कि जितने भी मेमोरी एलिमेंट हैं वो एक साथ ट्रिगर ना होके अलग अलग इंस्टेंट पे ट्रिगर होंगे। ठीक है, तो द डिफरेंट मेमोरी एलिमेंट्स are triggered at random instants of time independent of each other।
मतलब एक ही है कि एक साथ सभी सारे मेमोरी एलिमेंट एक साथ ट्रिगर न होंगे, होके अलग अलग टाइम पे ट्रिगर होंगे, तो इसको बोलेंगे एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। और सीक्वेंशियल किसको बोलेंगे? जिसमें एक साथ सारे के सारे मेमोरी एलिमेंट ट्रिगर होंगे। और ट्रिगर करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एक्टिवेटिंग सिग्नल की। और एक्टिवेटिंग सिग्नल को यहाँ पे क्या बोलते हैं? क्लॉक पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो नोट करके लिख लो क्लॉक पल्स के बारे में एक दो लाइन। ये ऑलवेज पीरियोडिक होता है, क्योंकि एक तरह का सिग्नल ही है। तो सिग्नल की जो प्रॉपर्टी होती है उनमें कौन कौन सी लगती है? एक तो ये पीरियोडिक होते हैं और स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप के होते हैं, में भी स्क्वायर और ठीक है, में स्क्वायर और रेक्टेंगल पल्स के रूप में होते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना क्लॉक पल्स के बारे में। अब मेमोरी एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं। एक एक चीज़ साथ में लिखते जाना, ऐसे नहीं कि बाद में लिखने के लिए छोड़ दो। जब पढ़ रहे हो उसी टाइम पे लिखते रहोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। तभी मैं धीरे धीरे भी पढ़ा रहा हूँ आपको। मेमोरी एलिमेंट होता है, उसको एक तरीके से फ्लिप फ्लॉप का पार्ट होता है। ये फ्लिप फ्लॉप तुम्हारे सिलेबस में है, फ्लिप फ्लॉप आगे समझ में आ जाएगा क्या होता है। सबसे पहले अपन सिर्फ बेसिक वर्ड्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन के साथ में मेमोरी एलिमेंट क्या है, फिर उसके बाद में एक्टिवेशन करने के लिए क्लॉक पल्स किस तरीके से काम में आएंगी, क्लॉक पल्स क्या होती हैं, ये फिर सबको एक साथ कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे। तो एक जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। उसमें इनपुट होता है, एक्टिवेटिंग सिग्नल होता है यानी कि क्लॉक होती है, आउटपुट होता है दो तरीके के। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया अपने ए और बी इनपुट। ये दोनों का डाटा इनपुट, ए और बी पे इनपुट देंगे अपन। और ये बीच में ट्रिगर के लिए हो गया क्लॉक पल्स हो गया। ये आ गया अपना आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट है। और ये बार लगा रखा है इसके ऊपर, क्योंकि ऊपर इसका मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट या इन्वर्टेड आउटपुट या इन्वर्टेड आउटपुट। ठीक है, तो एक फ्लिप फ्लॉप होता है, उसका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है इसके साथ में मेमोरी एलिमेंट के साथ में। अब जो क्लॉक पल्स है उसके बारे में जो ट्रिगरिंग बताई थी मैंने, क्लॉक पल्स किस किस शेप की होती है। यहाँ पे जो क्लॉक पल्स है ये ट्रिगर कैसे करती है, यानी कि कैसे एक्टिवेट करती है। तो क्लॉक पल्स का एक पार्ट ले लेते हैं ये। ठीक है, तो अब क्लॉक पल्स जो ट्रिगर करती है, एक्टिव करती है, वो भी एक्टिवेट करती है, वो भी अलग अलग टाइप से है। एक तो ये हो गया, इसे बोलते हैं पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, या नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग और ये हो गया नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। इसको बोलते हैं लेवल ट्रिगरिंग। यानी कि अपने क्लॉक पल्स दी और जैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू चलेगी तब तक वो एक्टिव रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी तब एक्टिव रहेगा। या ट्रिगरिंग ऐसे भी हो सकती है कि जैसे ही यहाँ पे आएगा वो एकदम से ट्रिगर हो जाएगा, इतने टाइम के लिए नहीं रहेगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा ट्रिगर हो जाएगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, या इसको राइजिंग एज भी बोलते हैं। राइजिंग है ना यहाँ पे, राइजिंग एज यानी कि बढ़ता हुआ पार्ट, राइजिंग एज ट्रिगरिंग भी बोलते हैं इसको, या लीडिंग एज ट्रिगरिंग भी बोलते हैं इसको। जैसा दिखाई दे रही है वेवफॉर्म, बस उसी तरीके से नाम लिखा दिए। इसमें भी इस तरीके से भी होता है।
इसका क्या बोलेंगे, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, या राइजिंग की जगह फॉलिंग एज, या लीडिंग की जगह ट्रेलिंग एज। तो इस ये होता है एज ट्रिगरिंग टाइप। तो क्लॉक पल्स इस तरीके से ट्रिगर करती है, यानी कि इस टाइम पे एक्टिव करेगी। जैसे स्विच ऑन करते हैं ना अपन, तो स्विच ऑन कैसे होता है, जैसे वो पूरा स्विच को ऊपर नीचे दबा देते हैं तो नीचे होता है, यदि बीच में अपन कर दिया तो कुछ ऑन नहीं होगा। ऐसे ही इसमें अलग अलग टाइप से है कि यदि इतनी वैल्यू पहुंच गई, यदि जो एज लेवल ट्रिगरिंग है, तो एज ट्रिगरिंग है तो यहाँ पे आएगा ये पूरा का पूरा, सॉरी लेवल ट्रिगरिंग है तो यहाँ पे पूरे इस लेवल के लिए ट्रिगर रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए। नेगेटिव में नेगेटिव पॉइंट पे होगा। ऐसे ही एज ट्रिगरिंग है तो यहाँ पे होगा, कॉर्नर पे, यहाँ आते ट्रिगर हो जाएगा। नेगेटिव एज में यहाँ आते ही ट्रिगर होगा। तो ये होती है अपनी ट्रिगरिंग की, क्लॉक किस तरीके से ट्रिगर करती है अपनी। तो क्लॉक पल्स के बारे में पता चल गया अपन, क्लॉक पल्स दिखाई कैसे देती है, ट्रिगर कैसे करती है, अपन को ये पता चल गया है। सीक्वेंशियल सर्किट का क्या मतलब है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ में मेमोरी एलिमेंट को लगाना, ये हो गया अपना। स्टेट के बारे में पता चल गया है कि आउटपुट की कौन कौन सी स्टेट होती है, प्रेजेंट स्टेट होती है, प्रीवियस स्टेट होती है, नेक्स्ट स्टेट होती है, ठीक है, उनके बारे में पता चल गया। तो अब जो आउटपुट था उसके बारे में एक लाइन लिख लो। जो कोई फ्लिप फ्लॉप या मेमोरी एलिमेंट जो मैंने बताया अभी, उसका जो आउटपुट है उसके बारे में एक लाइन लिख लो। ओनली अंडर नॉर्मल ऑपरेशन Q and Q bar are complemented of each other। इस लाइन का मतलब ये है कि Q एंड Q बार आपको पता है, Q यदि 0 है तो Q बार 1 होगा, यदि Q 1 है तो Q बार 0 ही होगा। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे अपन को दिखाई देगा कि Q भी 0 आ रहा है, Q बार भी 0 आ रहा है। मैथमेटिकल अपन कैलकुलेट करेंगे तो ऐसी स्टेट को इनवैलिड स्टेट बोला जाता है। यदि नॉर्मल ऑपरेशन है, सही ऑपरेशन है, तब Q एंड Q बार हमेशा कॉम्प्लीमेंटेड मिलेंगे। यदि वो कॉम्प्लीमेंटेड नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वो नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है। यानी कि यदि वेयर एज Q इक्वल टू Q बार हो जाए, यानी Q और Q बार कभी भी बराबर हो नहीं सकते हैं। तो यदि Q बार के बराबर हो जाए, चाहे वो 1 की वैल्यू के रूप में हो रहा है, चाहे 0 की वैल्यू के रूप में हो रहा है, तो उसको बोलेंगे इनवैलिड स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया अपना। तो नॉर्मल अपन को टर्म्स के बारे में पता चल गया है, स्टेट के बारे में पता चल गया, आउटपुट के बारे में पता चल गया है, अपना जो ट्रिगर था, क्लॉक पल्स था, उसके बारे में पता चल गया है। अब अपन जो अपना टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो क्लॉक जो मैंने बता दिया, ठीक है, क्लॉक के साथ में एक और लॉजिक एलिमेंट होता है, उसको बोलते हैं लेच। तो क्लॉक यदि और लेच को यदि मैं मिला दूं तो क्या बोलेंगे उसे, फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक और लेच को के कॉम्बिनेशन को फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया, एक डायग्राम बनाया था ये, कि इसको मैंने क्या बोला है, फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें क्लॉक भी है और एक तरीके से जो बाहरी पार्ट है उसको अपन लेच बोल सकते हैं। तो इन दोनों को मिला के क्या बोला मैंने, फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप को पढ़ने से पहले अपन को क्लॉक और लेच के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो क्लॉक अपन ने पढ़ लिया, अब अपन लेच के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेच डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालनी है अपन को लेच, और जिसमें पहला पढ़ना है SR लेच, सेट रीसेट लेच। सेट रीसेट लेच। अब ये सेट रीसेट लेच किस तरीके से होता है, किस तरीके से बनता है, क्योंकि यदि अपन ने लेच बना लिया, क्लॉक पल्स के बारे में पढ़ लिया, तो लेच और क्लॉक पल्स दोनों को मिला देंगे तो अपना फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, जो कि अपना टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो ऐसा लेच के बारे में अपन देख लेते हैं। तो ऐसा लेच के कुछ पॉइंट है वो लिख लो। ये दो
नॉर गेट और नैंड गेट से मिलके बने होते हैं, या तो नॉर गेट से बना सकते हैं या नैंड गेट से भी। तो कंसिस्ट ऑफ टू क्रॉस कपल्ड नॉर गेट्स और नैंड गेट्स। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब अभी समझ में आ जाएगा, डायग्राम बनाऊंगा तो वैसे है। दो क्रॉस कपल नॉर गेट, या तो नॉर गेट से बनाएंगे नैंड गेट बनाएंगे, कितने लेंगे क्वांटिटी में, दो लेंगे और क्रॉस कपलिंग उनकी कर देंगे अपन। यदि नोड से बना रहा हूँ और या नैंड से बना रहा हूँ तो इनकी दोनों की जो ट्रुथ टेबल होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। हैज डिफरेंट ट्रुथ टेबल फॉर नॉर और नैंड लेचेस। नॉर लेच की यदि ट्रुथ टेबल देखूं और नैंड लेच के नैंड गेट से बने हुए ऐसा लेच के ट्रुथ टेबल देखूं तो दोनों की ट्रुथ टेबल जो है अलग अलग आएगी। ट्रुथ टेबल इसकी लेच पढ़ने के बाद में अपन इसके फ्लिप फ्लॉप के बारे में भी पढ़ लेंगे कि इसके फ्लिप फ्लॉप किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ऐसा लेच में क्या होगा, दो क्रॉस कपल नॉर गेट होंगे या दो क्रॉस कपल नैंड गेट होंगे। तो सबसे पहले अपन नॉर गेट के साथ में जो लेच बन रहा है वो देख लेते हैं। तो इसका डायग्राम बना लो नॉर गेट के साथ वाला। दो नॉर गेट बना लेते हैं। नॉर गेट पता ही कैसे बनता है आपको। अब इनके क्रॉस कपलिंग करनी है। क्रॉस कपलिंग का मतलब इसका आउटपुट पहले का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो जाएगा और दूसरे का आउटपुट पहले का इनपुट हो जाएगा। इसका आउटपुट इसका इनपुट हो गया और इसका आउटपुट इसका इनपुट हो गया और इसका आउटपुट इसका इनपुट हो गया। यहाँ पे एस और आर पे एक एक इनपुट एडिशनल इनपुट दे देंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा कि ये बनेगा आउटपुट का क्यू बार और ये बनेगा क्यू बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया एस आर लेच। किससे मिलके बना है, दो नॉर गेट से और क्रॉस कपलिंग में अपन ने इसको कनेक्ट किया है। अब यदि इस गेट की अपन ट्रुथ टेबल बना के देखें तो ट्रुथ टेबल क्या बनेगी वो बता देता हूँ। तो ट्रुथ टेबल साइड में बना देता हूँ ताकि समझ में इजीली आएगी। अब एस इनपुट है, आर इनपुट है और क्या इनपुट है, ये क्यू और क्यू बार इनपुट में जा रहा है इधर की तरफ। तो अपन नेक्स्ट आउटपुट देखते हैं कि यदि इस प्रीवियस वाला इनपुट भी दे दिया अपन ने और अब प्रेजेंट वाला इनपुट दिया है और प्रीवियस वाला इनपुट दिया तो फ्यूचर आउटपुट क्या है, नेक्स्ट स्टेज क्या आ रही है। तो ये मान लो 0 0 दिए हैं यहाँ पे, 0 1 1 0, वही चार कॉम्बिनेशन जो बनेंगे। तो यदि यहाँ पे 0 0 दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 0 दिया नॉर गेट के साथ में, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो नॉर गेट के ट्रुथ टेबल याद होगी। नॉर गेट के ट्रुथ टेबल क्या होती है मैं बता देता हूँ वापस से एक बार। दो तरह के इनपुट लेके आउटपुट में ये कॉम्बिनेशन होता है 0 0 0 1 1 0। एक बार समझा रहा हूँ ताकि सारे आगे के समझ में आ जाएंगे। तो नॉर गेट का आउटपुट क्या होगा, और का नोट यानी कि 1 होगा यहाँ पे 0 0 0। ठीक है, 0 प्लस 0 0 और उसका इन्वर्टेड 1 हो गया, 0 1 1 का इन्वर्टेड 0 0 0 0। ठीक है, तो और की ये आ गया अपना। अब देखना इसमें जब एस इनपुट है ये क्या है, 0 है। ठीक है, आर भी क्या है अपना 0 है यहाँ पे। तो नॉर के अंदर जब मैंने एक इनपुट 0 दिया तो आउटपुट में क्या आता है, आउटपुट में
यदि दूसरा इनपुट 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा, यानी कि बी का इन्वर्टेड आ रहा है। यदि यहाँ पे ए को देखो, ए को एस मान लो, ठीक है, इसका एस मान लो ए को, और ये दूसरा इनपुट क्या है, क्यू है, तो यहाँ पे इसकी श्रेणी में इसको क्यू मान लो, ये एस हो गया और ये हो गया क्यू हो गया इसके साथ में। तो यदि एस में मैं 0 0 जब भी दे रहा हूँ, एस पे 0 जब भी दूंगा तो क्या होगा, आउटपुट में क्या आएगा, इसका इन्वर्टेड आ रहा है, यानी कि 0 है तो 1 आ रहा है, 1 है तो 0 आ रहा है, यानी कि Q का यदि यहाँ के हिसाब से देखें तो Q का क्या आ रहा है, इन्वर्टेड आ रहा है। इसको मैं मिटा देता हूँ अब A और B को, और इनपुट ले लेते हैं S और Q, यानी S 0 0 है तो Q क्या, तो C क्या आ रहा है, Q का बार आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा अपना, यदि 0 0 दिया मैंने, ठीक है, तो एक बार लिख लो यहाँ पे, मैं बता देता हूँ क्या आएगा, क्यू एन, और जब 0 और 1 दिया है अपन ने, तो 0 और 1 दूंगा मैं, तो यहाँ पे आउटपुट जो आएगा वो आएगा अपना 0, यहाँ पे 1 और 0 दूंगा तो क्या आएगा आउटपुट में अपना 1, और यहाँ पे जब 1 1 दूंगा तो यहाँ पे आएगी Q इजिकल टू क्यू बार इजिकल टू 0 इनवैलिड स्टेट। तो अब दोबारा से देखना है यहाँ पे, Q बार जब यहाँ पे S का मतलब मैंने दिया 0 दिया, और Q में मैंने जब यहाँ पे भी 0 दिया, तो ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से अब समझना, यदि S 0 है और Q 0 है, ठीक है, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, ये जो आ रहा है Q बार, यहाँ पे इसका, इस नॉर गेट का आउटपुट क्या है, Q बार, तो Q बार क्या है 1 आया, यानी कि जो Q दिया था मैंने उसका इन्वर्टेड आया, यहाँ पे Q बार आया, तो इसका आउटपुट आ रहा है Q बार, यानी तो इसका आउटपुट क्या आएगा Q, ठीक है, यानी कि जो दिया वो का वही आउटपुट में आएगा। तो यदि 0 0 दिया है मैंने, S और R को दोनों को 0 0 दिया है, तो Q एन होल्ड स्टेट आएगी। नॉर गेट की जो ट्रुथ टेबल है आप उसको देखना और उसके साथ में लिख के देखना, तब पता चल जाएगा आपको। होल्ड स्टेट का मतलब है कि जो नेक्स्ट स्टेट है और प्रीवियस स्टेट है वो दोनों के दोनों बराबर है, ठीक है। प्रीवियस स्टेट क्यू एन थी, मैंने पहले जो आउटपुट आ रहा था, जो आ रहा था वो का वही आउटपुट अब आएगा। अब यदि मैंने 0 1 दिया तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, एस को 0 दिया और आर को 1 दिया, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा अब वो आएगा 0, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, रीसेट या क्लियर। इसमें ये कोई डिपेंड नहीं करेगा कि मेरा प्रीवियस इनपुट या प्रीवियस आउटपुट क्या था, प्रीवियस स्टेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 0 दिया तब क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि सेट स्टेट हो जाएगी इसकी। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरी जो प्रीवियस स्टेज थी वो क्या थी। अब यहाँ पे क्या आ गया, Q और Q बार दोनों के दोनों ही 0 आ रहे हैं, इसका मतलब है इनवैलिड स्टेट है। इस लेज के अंदर ये वाली स्टेट जो 0 1 1 वाला कॉम्बिनेशन है वो काम नहीं करेगा। तो ये था SR लेज नॉर गेट से मिलके बना के सर्किट याद रखना है आपको किस तरीके से बनेगा, और इसकी ट्रुथ टेबल याद रखनी है। ट्रुथ टेबल को आप नॉर गेट के थ्रू वापस से बना के देखना, समझ में आ जाएगा। नॉर गेट के ट्रुथ टेबल को याद रखें। तो ये थी। अब उसके बाद में फुल ट्रुथ टेबल बनाते हैं। इसी ट्रुथ टेबल को अपन एक्सपांड करके बनाते हैं। ऐसा लेज की जो फुल ट्रुथ टेबल है या फंक्शन टेबल है वो बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो अपन ने आउटपुट जो नेक्स्ट स्टेज लिखी है वो Qn के रूप में लिखी है, जबकि जो ट्रुथ टेबल का जो ब्लॉक डायग्राम बनाया था मैंने, सॉरी फ्लिप फ्लॉप का या जो सीक्वेंसर सर्किट है उसका जो मैंने फुल डायग्राम वो बनाया था, ब्लॉक डायग्राम बनाया था, तो उसमें बताया था मैंने जो मेमोरी एलिमेंट है वो भी इनपुट के रूप में होता है। तो यहाँ पे एस आर के अलावा Qn भी मेमोरी इनपुट के रूप में होगा। तो ये भी बना देता हूँ। तो मैं कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, यहाँ पे 3 इनपुट हैं तो कॉम्बिनेशन टोटल 8। यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब वो की वही है, यदि
एस और आर 0 0 है तो क्या हो रहा है, होल्ड स्टेट, यानी कि क्यू एन प्लस वन क्या आएगा, जो क्यू है। तो एस आर 0 0 है दोनों, तो यहाँ पे क्या जाएगा, होल्ड स्टेट, यानी कि जो क्यू एन है वो की वही वैल्यू यहाँ पे भी आएगी। जब 0 1 है तो क्या आएगा यहाँ पे, एस आर जब 0 1 है तो क्यू एन प्लस वन 0 आएगा, क्यू एन पे डिपेंड नहीं करेगा। 1 0 है तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्यू एन पे डिपेंड नहीं करेगा। और जब 1 1 है तो क्या आएगा, इनवैलिड स्टेट, इन दोनों ही कंडीशन के लिए, इन दोनों ही कंडीशन के लिए। तो ये हो गई अपनी नॉर गेट के थ्रू जो ट्रुथ टेबल है वो हो गई है कंप्लीट अपनी। तो ये ऐसा लेच जो था अपना किसके थ्रू, नोर के थ्रू, उसके बारे में अपन को पता चल गया है। अब अपन नेंड लेच के बारे में भी देख लेते हैं, जो कि एसआर लेच है। एसआर का जो नेंड गेट को यूज करके लेच बनाएंगे उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो नेंड लेच, ठीक है, तो वही क्रॉस कपलिंग होगी, वहाँ पे नोर गेट की थी, यहाँ पे किसकी होगी, नेंड गेट की होगी। इसका आउटपुट इसका इनपुट और इसका आउटपुट इसका इनपुट, ठीक है, और वही इनपुट हो गया एस और आर। वहाँ पे इसका एस वाले नेंड गेट का आउटपुट क्यू बार था, यहाँ पे इसका क्यू रहेगा, और इसका आर वाले जो इनपुट वाला है उसका आउटपुट रहेगा क्यू बार रहेगा। इतना सा डिफरेंस है। इसकी भी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, शॉर्ट वाली, बड़ी वाली आप खुद बना के देखना। तो वही कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो नेंड गेट के ट्रुथ टेबल से कंपेयर करके देखना आप पूरा, इसकी जो स्टेट आएंगी, आउटपुट स्टेट वो आएंगी ये, यानी कि ये इनवैलिड आएगी। उसमें 0 1 1 वाली थी इनवैलिड। 0 1 में वहाँ पे क्या आ रहा था, 0, यहाँ पे आएगा 1, वहाँ पे 1 0 में आ रहा था 1, यहाँ पे आएगा 0। 1 1 में वहाँ पे आ रहा था होल्ड स्टेट, 0 0 में आ रहा था होल्ड स्टेट, यहाँ पे आएगा 1 1 में होल्ड स्टेट। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया नेंड गेट को यूज करके लेच बनाना एसआर वाला। और वो पहले जो देखा अपन ने नोर गेट को बनाना देख लिया। क्या होता है लेच की, क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्लॉक प्लस लेच फ्लिप फ्लॉप होता है, जिसके बारे में अपन को डीप में स्टडी करनी है। तो क्लॉक के बारे में पढ़ लिया, लेच के बारे में पढ़ लिया आज, प्लस सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है उसके बारे में अपन ने देख लिया। तो अब अपन जो रियल सिक्वेंशियल सर्किट है जिसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप, उसके बारे में कल देखेंगे। एसआर फ्लिप फ्लॉप, तो क्लॉक प्लस लेच को मिला के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि कल का वीडियो इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। और आगे के भी जो कि जेके फ्लिप फ्लॉप भी हैं, टी फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, वो भी सब इसी से रिलेटेड हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि ये देख लिया तो सारा समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू।